दोस्तों, डिजेबिलिटी, फिजिकल डिजेबिलिटी किसी को हो गया तो सोचते हैं जीवन व्यर्थ हो गया। अब मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ दूसरे के भरोसे जिंदगी पार कर पाऊंगा। लेकिन काफी लोग हैं जो इसको गलत साबित करके आज देश और विदेश में नाम कमा चुके हैं, जिसमें प्रमोद भगत, मानसी जोशी, वैष्णवी, गिरीश शर्मा, ऐसे काफी लोग हैं जो इस फील्ड में पैरा ओलंपिक बैडमिंटन में ओलंपिक तक जाके देश विदेश में अपना नाम कमा चुके हैं। काफी कड़ी मेहनत इसमें लगती है और इस मेहनत से पार करके आज कामयाब हो चुके हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि डिजेबिलिटी एक अभिशाप नहीं है। यदि आप में इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इन डिजेबिलिटी बच्चों को तराशने का जो काम करता है, इनके जो कोच है, आज मैं आपको इनके कोच से मिलवाता हूं, के प्रभाकर राव, जो इनके कोच है, और इनसे सुनिए कैसे इस तरह के बच्चों को तलाशते हैं और सक्सेस बनाते हैं। नमस्कार, जोहार दोस्तों, जीत की चेहरे सेशन में फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहला एपिसोड में के प्रभाकर राव जी से मिलवाए थे, जिन्होंने गायत्री परिवार के बारे में काफी कुछ बताया, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं, अध्यात्म को लेकर बढ़ रहे हैं, काफी लोगों को जोड़ रहे हैं, भला कर रहे हैं, देश में अच्छा कर रहे हैं। दूसरी पहलू पे जाते हैं, ये काफी अच्छा एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं। यही कारण है कि आज चेयरमैन है पारा बैडमिंटन इंडिया के और ज्वाइंट सेक्रेटरी है BAI के, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। पैरा खेलने वाले बच्चों को काफ़ी अवार्ड दिलवा चुके हैं, हर समय बाहर जाते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, कैसे विन करना है, कैसे खेलना है, कैसे आगे बढ़ना, वैसे बच्चों को जोड़ रहे हैं जिस बच्चे को ये नहीं पता होता कि अब मेरा भविष्य क्या है। और आज उस तरह के बच्चे अवार्ड्स ला रहे हैं, अपने फैमिली को प्राउड फील करवा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को डेवलप करने के लिए इन्होंने मुहिम चलाया है, भारत सरकार के साथ, झारखंड सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कैसे इस तरह के कार्य करते हैं, क्या क्या कठिनाई आती है और कैसे अचीवमेंट पाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो ये बताइए, आप चेयरमैन हैं पैरा बैडमिंटन इंडिया के। ये पैरा बैडमिंटन की शुरुआत कब से हुई और आप कब से जुड़े और ये है क्या पैरा बैडमिंटन? जी, बहुत अच्छा। आपको जीत की चाय के लिए हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और झारखंड बैडमिंटन की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इसके माध्यम से पैरा के बच्चों के लिए, बैडमिंटन के लिए आपने जो जगह दिया, हम लोग सब आपको शुभकामनाएं देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जी, इन दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिव्यांग शब्द का प्रयोग, तो दिव्यांग इसलिए किए कि डिसेबल या फिर पैरा, ये सब बातें कर उनको बढ़ावा दिए बहुत। हम 2019 में पैरा की बात कर रहे हैं, तो 2019 में ये पैरा बैडमिंटन या पैरा के गेम्स जो है, सभी गेम जो है करीब 12 साल से चल रहा है ये। लेकिन 2019 में जब हम पैरा बैडमिंटन के चेयरमैन को नियुक्त किया गया हमें, उसके बाद हम सोचे कि क्यों ना इस बच्चों को और ऊंचे लेवल में खिलाया जाए। तो इस तरह से हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया और हम मिलके करस्पॉन्डिंग करते रहे हैं वर्ल्ड लेवल में। तो इसको पहली बार 2021 में ओलंपिक में जोड़ा गया। इनका टूर्नामेंट ओलंपिक के पहले हर जगह, मतलब एक साल का कैलेंडर बनता है, उसमें कई विदेशों में कई जगह टूर्नामेंट होती है, जैसे जापान ओपन वर्ल्ड चैंपियनशिप, युगांडा ओपन, स्कॉटलैंड ओपन और स्पेन ओपन, इस तरह कैलेंडर बनता है, दुबई ओपन, ये पैरा के बच्चों के लिए भी किया जाता है। तो इसमें करस्पॉन्डिंग करते करते 2021 में इसको पैरा ओलंपिक में नियुक्त किया गया। उस समय हम लोग जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं और ख़ासकर बच्चों को जाके मनोबल बढ़ाते हैं, और मनोबल बना के फिर एक बार आपको हम जोड़ेंगे। इनका मनोबल बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र और अध्यात्म बहुत काम आता है, जो बच्चों को और हम लोग ले जाते हैं इसको आगे बढ़। तो 2021 में जब इनको ओलंपिक में गया, तो हमें यहाँ के मीडिया वाले को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा था क्या संभावना है। हमने उनको आश्वासन दिया कि 5 से 6 मेडल हमारे पास आएंगे।
और क्या क्या आएंगे, तो इस समय हम लोग 2 गोल्ड जापान में, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज हम लोगों ने जीता। और जिसमें कि आपको ध्यान की खुशी होगी कि नोएडा के डीएम हैं जो LY सुहास, जो IAS अफसर हैं, उन्होंने सिल्वर, गोल्ड जीतते जीतते ही सिल्वर में, तो उसमें देश में बहुत नाम हो गया 2021 में। इसके बाद हम लोग 2022-23 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कई मेडल लाए हैं, बराबर मेडल लाते रहे हैं। करीब 500 से अधिक मेडल पैरा बैडमिंटन में आ चुका है अब तक, करीब 2019 से। तो 500 मेडल से भी ज़्यादा आना हमारे नेतृत्व में, कोचिंग में। तो ये अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी पिछले महीने हुई थी आपके थाईलैंड में। उसके पहले एशियन पैरा गेम्स हुआ था, जो ये पैरा बैडमिंटन के यहाँ पे चाइना में हम लोग गए थे। उस समय 13 मेडल हमारे पास आए और प्रधानमंत्री जी स्वयं हम लोग से मुलाकात की, 2 बार मुलाकात की। एक बार तो 2021 में जो ओलंपिक जीतने के बाद, और प्रधानमंत्री जी हमसे अलग से 1 मिनट तक कम से कम को बात करने लगे और कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो मजाक से बोलने भी लगे, क्या मालिक कैसे हो, कहीं इस तरह बोलने लगे। उनका तो अंदाज़ा जानते ही हैं। तो ये उनका गवर्नमेंट इतना बढ़ावा पैसे से और इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना बढ़ावा दिया, शायद ही कुछ वर्ल्ड में 2-4 कंट्री दी होंगी। इसलिए पैरा बैडमिंटन इतना बढ़ा और एशियन गेम में भी इतना मेडल लाया। ये सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे जो बच्चे अभी इंटरेस्टेड है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, और आप कैसे बच्चे को सिलेक्ट करते हैं इसके लिए? जी 2019 में 300 बच्चे थे, ठीक है, हमारे पूरे देश में 300 एंट्री आती थी जब पूरे देश में सभी राज्यों से। अब धीरे धीरे आपको जान के खुशी होगी, हमारे पास 750 पैरा बैडमिंटन के प्लेयर हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो 12 साल का कैलेंडर बनता है, ये BWF करता है। BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। वो कैलेंडर बनाता है कि कहाँ कहाँ फॉरेन में खेल होता है। जैसे अभी स्कॉटलैंड जा रहे हैं अगले महीने, अभी बहरीन से आए हैं कल बच्चे। तो ये जो इसका सिस्टम होता है, SU बोला जाता है। SU का मतलब होता है स्टैंडिंग अपर। जिसके हाथों में या कोई प्रॉब्लम है तो उसको वहाँ पे उसमें डॉक्टर और क्लासीफायर उसको डिसाइड करता है कि ये कौन कैटेगरी में खेलेगा। उसी तरह SL मतलब स्टैंडिंग लोअर, जिसका पैर खराब है वो उस किस कैटेगरी में खेलेगा, वो वर्ल्ड फेडरेशन का क्लासीफायर और डॉक्टर ऑर्थोपेडिक डिसाइड करता है। वो उन्हीं के अधिकार में है। वो लोग जो करते हैं इस तरह, वो लोग पास करने के बाद वो विभिन्न कैटेगरी में खेलते हैं। इसमें क्या सिर्फ पैसे वाले जो बच्चे होते हैं वही खेल सकते हैं, या गरीब बच्चे भी आगे खेल के आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ पैसे वाले लगभग 5 से 10% होंगे, बाकी सब हमारे जैसे ही प्लेयर्स हैं। ये लोग कोई भी आके खेल सकते हैं, कोई भी आके खेल रहा है। अभी भी जितने में अगर मान लीजिए 750 प्लेयर हैं, तो हमारे पास मान के चलिए 50 प्लेयर जो बड़े पैसे वाले होंगे, लेकिन 700 प्लेयर बिना मैंने हम ही लोग के एकदम लोअर मिडिल क्लास के। कोई भी आ सकता है, कोई भी खेल सकता है, कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है, उसको मार्गदर्शन हम करते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह के बच्चे को सिखाना, डेवलप करना और मेडल तक पहुंचाना? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बच्चे के ऊपर भी निर्भर करता है। हमारे यहाँ लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर है और एक हैदराबाद में। अब इन दिनों उसको बढ़ाने के लिए, और उत्तराखंड में छोटा मोटा है, इस तरह छोटा छोटा बड़े 2 कोचिंग सेंटर हैं, जो 2 हैदराबाद और यहाँ पे, जहाँ गोपी चंद भी सिखाते हैं, यहाँ गौरव खन्ना भी एक हेड कोच है, वो सिखाते हैं। अब धीरे धीरे अभी 4-5 जगह खुल चुका है। तो इनको सिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इनका कोचिंग अलग ही होता है। जो वर्ल्ड फेडरेशन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में हम लोग जाते हैं, हम लोग जिसको जाना चाहते हैं बैडमिंटन से संबंधित, तो लोग जाके सीख के आके इनको सिखाते हैं। चैलेंजिंग तो है, इनको मोटिवेशन तो करना पड़ता है। पहले ही दिमाग से वो लोग थोड़ा कमज़ोर रहते हैं कि हम अपंग है या डिसेबल है, तो वो मानसिकता तो रहती है, लेकिन उनको बहुत प्यार से, प्रेम से सब कुछ हम लोग मैंने जो सीख के आते हैं वर्ल्ड लेवल में, वर्ल्ड BWF के कार्यक्रमों से, तो वो करते हैं।
वो लोग सिखाते हैं और अब बहुत अच्छा सीख रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्लेयर हमारे पास है पैरा में। बहुत अच्छी बात है सर। पैरा बैडमिंटन तो पहले भी चलता था, आप जुड़े तो उसमें ऐसा क्या बदलाव किए, ऐसा क्या अचीवमेंट किए जो एक रोल मॉडल बन गए आप? पैरा बैडमिंटन पहले भी चलता था, लेकिन हम लोगों ने उनको मोटिवेट करके कोचिंग कैंप में मोटिवेट करके बाहर खिलाने का, जैसे हमने बताया 10-12 टूर्नामेंट होता है। स्कॉटलैंड में हुआ, स्पेन में हुआ, कनाडा में हुआ, जापान में हुआ, बहरीन में हुआ, दुबई में हुआ, युगांडा में हुआ, आयरलैंड में हुआ। इस तरह का जो भी इनको टूर्नामेंट खिलाने के लिए आगे ले जाते हैं। और हमारे बच्चे दूसरे देश से अच्छा इसलिए कर रहे हैं, ये लोग जुझारू है। और इस जुझारूपन का कारण क्या है कि सरकार भी बहुत मदद कर रही है पिछले 5-6 साल से, 7 साल से, बल्कि यूं कह लीजिए 7-8 साल से सरकार इनको करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। हमारे जितने भी नामी खिलाड़ी हैं ना, सबके पीछे कम से कम साल में 2 करोड़ रुपया खर्च करती है हमारी सरकार। तो वो सिखाने में उनको रैकेट, शटल, ट्रेनिंग, ये सब में मदद मिलता है, इसलिए उन लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सर तो इस गेम में सिर्फ मेडल तक ही बच्चे रह जाते हैं कि मेडल लेने के बाद फिर उनको आगे जॉब या कैरियर बनाने में कुछ मदद मिलती है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, बहुत बढ़िया। आपको जान के खुशी होगी, हमारे सुहास जी जो हैं वो तो IAS पास करके बने हैं। जी हमारे यहाँ करीब करीब जी अभी 25 खिलाड़ी कम से कम ऑफिसर रैंक के नौकरी मिल चुकी। जैसे आपका नाम भी बता सकते हैं, प्रमोद भगत जो है डिप्टी कमिश्नर में वहाँ पे उड़ीसा में, उनको उड़ीसा सरकार ने 7 करोड़ रुपया दिया। कृष्णा नागर गेजेटेड ऑफिसर बने हैं राजस्थान के, उनको 3 करोड़ रुपया और जमीन दिया है राजस्थान सरकार ने। मनोज सरकार उत्तराखंड के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, उनको सरकार की नौकरी है। मानसी जोशी, उनको नौकरी मिला है ऑयल इंडिया से। पलक कोहली, वो नौकरी करती है। और मनदीप कौर, उसको नौकरी अभी 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 चिराग बरेठा इनकम टैक्स के ऑफिसर बने हैं। वाह। और इन लोगों को इतना नौकरी मिल रहा है जितने, अच्छा यही नहीं, पिछले जो मेडल विनर हैं वर्ल्ड में, उनको भी उड़ीसा में 6 जन को नौकरी मिला है यहाँ पे अभी। तो इन लोग वर्ल्ड का जो भी मेडल लेके आते हैं, इसके साथ हरियाणा के नीतीश कुमार, हरियाणा के तरुण ढिल्लोन, हरियाणा के ज्योति वर्मा, ये लोग सब सरकारी नौकरी करते हैं। और आगे भी सरकार इसको पैसे के अलावा नौकरी भी दे रही है। अब किसी को करोड़ों रुपया और 70 लाख अभी जीतने के बाद 3-3 करोड़ रुपया यूपी के प्लेयर को मिले हैं ये एशियन गेम में, प्लस नौकरी। सर ये चीज जो शरीर से फिट है वो अवार्ड लाते हैं, वो जीतते हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हुए कुछ समझ में आता है। लेकिन एक पैरा कोई पर्सन जो शरीर से कहीं ना कहीं कमजोर है, यदि वो मेडल जीतता है या आगे बढ़ता है, उस समय का कैसा इमोशंस रहता है, उसका फीलिंग क्या रहता है, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? हमने टाटा स्टील को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, जिन्होंने 70 लाख रुपया खर्च करके नेशनल गेम करवाती है पैरा के बैडमिंटन के यहाँ पे। तो पिछले मार्च में इन टाटा स्टील के सौजन्य से जी ये टूर्नामेंट जो हुआ, जो टाटा स्टील ने ऐतिहासिक काम किया। आपने देखा होगा, कई लोग शायद मिस कर गए हैं आप, कई लोग वहाँ आके व्हील चेयर वाले और जिसके पैर नहीं है और हाथ नहीं है, वो लोग कैसे खेल रहे हैं। ये लोग सभी प्लेयर लोग जो डिसेबल बॉडी के, मतलब जो सही है, वो लोग ये लोग माथा पकड़ लिए कि इन लोग के सामने हम लोग कुछ नहीं है। जो उनका उत्साह और देखते ऐसा लगता है कि उनको नया जिंदगी मिल गया। तो ये टूर्नामेंट जब 5 दिनों का हुआ और इसमें एक एक आप देखे होंगे, उसका क्लिप भी निकला है, तो उनके चेहरे में एक मेडल जीतने के बाद जितना उत्साह, जितना माने सम्मान मिला उन लोग को लगा कि कभी भी सामान्य व्यक्ति और डिसेबल व्यक्ति में कोई डिस्टेंस नहीं। इतना अच्छा टूर्नामेंट, मैंने जो इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे हम देखें कि अगर हम पोस्ट में रहते हुए अपने जमशेदपुर, अपने झारखंड के लिए
ऐसा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे बाद तो कोई दूसरा आएगा भी और भी अच्छा करेगा। तो ये इसीलिए हमने ये टूर्नामेंट में आपको देखने लायक मैंने मनोबल मिलेगा पर सभी बच्चों का। सर, तो आप जो ये इस तरह के बच्चों को जो आप मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इवन की मेडल तक ले आते हैं, आपके अंदर कहाँ से वो एनर्जी आता है कि इस तरह के बच्चों के साथ मिले और उनके साथ मिल के आगे बढ़ने का? जी, मेरा बेसिक जो अपना शारीरिक गठन, मानसिक गठन जो है ना, हमको एक चीज़ बोलता है, दूसरे को मदद करने से हमारे अंदर में इनर सेटिस्फेक्शन होता है। तो जब भी हम इन लोग के साथ जाते हैं विदेशों में या यहाँ रहते हैं, पैरा हो या एबल बॉडी के हो, तो इनको जब भी बैठाते हैं तो उनको हम ये नहीं लेक्चर नहीं देते हैं, हम बोले तुम इस गेम को कैसे हारा, क्यों हारा, तुम प्रश्न करो हमसे। हम उसको अध्यात्म से जोड़ के और उसका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या काम करना चाहिए वो करें। तो इस तरह इस बच्चों को हम सब समय कंधे में हाथ रख के बोलते हैं, चलो जो हुआ उसको हम बदल नहीं सकते हैं, जो करेंगे वो हमारा तकदीर बदल सकता है। तो ये इस तरह का मोटिवेशन करते हैं। सर, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं VAI के भी, एबल्ड बच्चे को भी सिखा रहे हैं, डिसेबल को भी सिखा रहे हैं जी, दोनों में डिफरेंसेस कहाँ आता है आपको? कहाँ लगता है कि हमको यहाँ ज़्यादा मेहनत हो रहा है या यहाँ ज़्यादा ये है? डिफिकल्टी किस में ज़्यादा है? देखिए डिफ़िकल्टी तो ज़्यादा आपके एबल बॉडी में है, क्योंकि उन लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। 2017 में जब हम लोग 2009 में जब हम सैफ गेम हुआ था तो हम बांग्लादेश गए थे इंडिया टीम को लेकर। तो हमें सभी को गोल्ड मिला, हमें भी गोल्ड प्राप्त हुआ मैनेजर और कोच के हिसाब से। तो हम जब 2017 में जापान ओपन और कोरिया ओपन हुआ तो हम लोग वहाँ गए। सिंधु पहली बार गोल्ड, पहली बार नहीं, कई गोल्ड जीती थी, उस समय गोल्ड जीती थी वहाँ पर। अब उसी समय से उसको गोल्डन गर्ल बोलने लगा। और उनको भी हम लोग कैसे मोटिवेट करना, हमसे बहुत बड़े बड़े कोच हैं, जानकार हैं, फिजियो हैं, मोटिवेटर हैं, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस आजकल डेवलप हो गया आजकल बहुत। तो एबल बॉडी में हम 2019 तक किए, 2019 के बाद हम पैरा में आ गए। तो उस समय भी हम मोटिवेट, लेकिन चैलेंज जो है आज भी हमारे एबल बॉडी को ज़्यादा है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल में चाइना, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस सब में, खासकर चाइना, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और हमारे पैरा में इन दिनों अभी चालू हुआ है 10-12 साल से, तो इसमें अभी भी हमारा स्कोप है। अब धीरे धीरे प्रगति हो रही है, लेकिन चैलेंज तो हमारे एबल बॉडी में ज़्यादा है। सर, ये चीज़ हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी एग्जाम्स का रिजल्ट आया, CBSE, ICSE का, मैट्रिक का, +2 का। आप तो डिसेबल बच्चे को भी सिखा रहे हैं, वो मेडल लेके आ रहे हैं। अभी तो ऐसा हो रहा है कि बच्चे एक एग्जाम में खराब नंबर आ जाए या थोड़ा कम नंबर आ जाए तो या तो सुसाइड कर ले रहे हैं या गलत ट्रैक पे चल जा रहे हैं, या उनको आगे का फ्यूचर उनको नहीं समझ में आ रहा। तो वैसे बच्चे को आप क्या बताना चाहेंगे, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि जब डिसेबल बच्चे इस तरह का काम कर सकते हैं तो ये तो इजीली कर सकते हैं? मोटिवेशन ये है कि पेरेंट्स का इंटरफेरेंस ज़्यादा ना हो। आप जो भी है बच्चे, चाहे वो हर बच्चा फर्स्ट क्लास नहीं हो सकता, तो पेरेंट उन पर दबाव ना डाले, वरना उसका सबसे बड़ा कारण वो है। दूसरी बात, देखिए जब बच्चे डिसेबल को देख के अगर नहीं सीख सकते हैं तो अपने जीवन में जिसका दोनों हाथ पैर ठीक है वो अगर सुसाइड करने लगे तो आपको एक बात याद आ जानी चाहिए कि अब्दुल कलाम जी जब सुसाइड करने जा रहे थे वहाँ भी उनको अध्यात्म बचाया था। तो कैसे? तो ये छोटी सी बात, बल्कि आज अगर तुम पास नहीं हुए या आज अगर तुमको कोई चांस नहीं मिला, तो अगर कोई भी, अध्यात्म का मतलब है कि कोई भी शक्ति, अध्यात्म का मतलब भगवान राम नहीं, अध्यात्म का मतलब भगवान कृष्ण नहीं, अध्यात्म का मतलब है कि कोई एक शक्ति हमारे को चला रही है। अगर कोई भी शक्ति अगर है तो इस विश्वास हो जाए तो उस व्यक्ति को, उस बंदा को, उस बच्चे को, उस बच्चियों को कि ये मालूम हो जाए कि कोई शक्ति हमें चला रही है। अगर आज ये नहीं मिला तो हमारे लिए कुछ अच्छा है, अगर कुछ अच्छा नहीं है तो उसके पीछे और भी कारण हो सकता है कि कोई मेरा बुरा नहीं हुआ। तो इसलिए
आपसे निवेदन प्रार्थना सभी बच्चों को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, सभी बच्चे एक हफ्ता एक महीना प्रयोग करके देख ले गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का अर्थ और प्रेयर करने का, कोई भी धर्म का प्रेयर करने का मतलब एक ही होता है, सही रास्ते में ले जाने के लिए। तो ये आपको मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जैसे ही आपका मनोबल और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आप सुसाइड की बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि आदमी लोग छोटा सा छोटा काम करके भी आजकल आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात बताया सर आपने। सर आप तो इतने को मेडल दिलाते हैं, इतने आगे दे रहे हैं, आपको खुद कहाँ से सम्मान मिला है सर, क्या क्या अवार्ड्स मिला है, इसके बारे में कुछ यदि आप बताना चाहें। हमारा सम्मान प्रत्येक, जैसे हम 5 बार जापान जा चुके, तो जापान वाले बराबर हम ही को निमंत्रण करते हैं, आपका योगदान बहुत रहा, तो वहाँ बहुत ही सम्मान करते हैं। जापान वाले लोग को भी हम गायत्री मंत्र के वहाँ के लोग के बारे बता दें जी कि बच्चे बच्चियाँ आपको देख के पता चलेगा कि अगर पृथ्वी में कोई अच्छे लोग बसे होते हैं तो जापान में सबसे ज़्यादा है। और उनको हम लोग बिहेवियर करते हैं, उनको अगर पूछिएगा कि घर कहाँ है फलाना का, वो घर तक पहुंचा के हम लोग को, इस तरह का उनका मानसिकता, मतलब वो लोग गायत्री मंत्र जपते होंगे। गायत्री मंत्र का मतलब है सद्बुद्धि की ओर ले जाने की मंत्र, उनकी भाषा में करते होंगे, इसलिए उनका मनोबल, उनका मन, उनका सोच यह रहता। उधर हमको सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता, और हर एक जगह जहाँ भी जाते हैं उन लोग अलग से बुला के हम लोग को बहुत सम्मान करते हैं, भारतीयों को बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन भारत में अपने ही लोगों का सम्मान बहुत कम हो जाता है जब हम लोग के, तो सबसे ज़्यादा आप देखे होंगे हम झारखंड ओलंपिक संघ के वाइस प्रेसिडेंट है, जो हमारा लाइफ अचीवमेंट सम्मान मिला हुआ है, ये भी एक उपलब्धि है। और जहाँ भी हम देश में जाते हैं तो चेयरमैन के हिसाब से टाटा स्टील ने भी हमें चेयरमैन के हिसाब से सम्मानित किया, और बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया लाइफ अचीवमेंट दिया हमको, कि हमारे आने के बाद 2019 के बाद बहुत सारा मेडल इंडिया को मिला, भारतवर्ष को मिलेगा ये, इसीलिए सम्मान से ये श्रेय हम आपको बोलने बिना नहीं रह सकते। ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ गायत्री परिवार गुरुजी माता जी की वजह से मिला, मेरा कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ प्रयास किया। सर बाय प्रोफेशन तो आप इंजीनियर हैं, आप एक बिल्डर भी सक्सेसफुल रह चुके हैं, काफ़ी बिल्डिंग का भी निर्माण कर चुके हैं 100 से ज़्यादा। इसके अलावा आप गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं, अच्छा तरीके से जुड़े हुए हैं, काफ़ी उसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। उसके बाद आप पैरा ओलंपिक, BI, ना जाने कितने इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हुए हैं। कैसे टाइम को मैनेज कर पाते हैं, हर जगह कैसे अपना एक पहचान छोड़ पाते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं सर? टाइम में ऐसा है कि हम सबसे ज़्यादा बिजनेस से भी प्राथमिकता हम गायत्री परिवार को देते हैं, इसलिए देते हैं। मेरे साथ कोई भी अगर आए बिजनेस की बात करे, तो गायत्री परिवार के कोई लोग आए बात करें तो पहले उनसे बात करते हैं, उसके बाद ये नहीं सोचते हैं कि मेरा ग्राहक छूट रहा है, ये नहीं सोचते हैं कि हमको अच्छा कैसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट में हम ऐसा करते हैं कि हम दिन को काम करने के बाद शाम को या सुबह जैसे अभी हम 5 बजे उड़ जाते हैं, तो उस समय से जितना भी समय मिलता है हम गायत्री परिवार और बैडमिंटन को बताया हुआ है कि आप हमसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, हमसे सामान ले सकते हैं। उसके अलावा मेरा बेटा जो है अभी हमको इन दिनों बिजनेस में बहुत काम देने लगा, तो धीरे धीरे पूरा काम सौंप दिए हैं। सौंपने के बाद अब वो देखने लगा तो हम पूरा फ्री हो गए। इस कारण से हमारी पत्नी हमको बहुत सपोर्ट करती है, जो कि विदेशों में जाने के लिए अकेले रहती है। पूरा सपोर्ट परिवार का, आप जानते ही होंगी, भारतीय नारी जो है इतना पढ़ी लिखी होने के बाद भी, गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद भी हम लोग का सपोर्ट पारिवारिक बीच से, उसका भी यही कारण है कि सबसे बड़ा कारण है कि हम और मेरी पत्नी दोनों ही एक ही जगह गायत्री परिवार में दीक्षा लिए हैं 93 में। सर आप गायत्री परिवार, पैरा बैडमिंटन, उसके अलावा आप अपने बिजनेस में भी सक्सेस है, उससे क्या रीजन है? एक बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस सही में है, इसलिए सक्सेसफुल कर सोचते हैं कि भगवान ने जितना हमारी हैसियत नहीं है उससे ज़्यादा हमको दिया, ये मान के चले ऊपर वाले के वजह से। तो बिजनेस को भी हम अध्यात्म के रूप में जोड़ें। अगर हम किसी को, अगर हम 125 फ्लैट बनाए, अगर किसी से कमिटमेंट किए हम आपको देंगे ये चीज़, तो हम बराबर सभी लोगों को कोशिश किए हैं जितना देना है उससे 2 गुना ज़्यादा दें, इस तरह का प्रयास रहा, जिस कारण से सभी लोग खुश रहे। तो हम सोचे कि सेवा
सेवा हर प्रोफेशन में। आप लोग बड़े बड़े बिल गेट्स को भी देखे होंगे, बाफेट को भी देखे होंगे, या आदरणीय रतन टाटा जी को भी देख रहे होंगे कि समाज के लिए उन लोग कर रहे हैं। जी अगर उनका देखा देखी अगर हम कुछ करें तो अच्छा चीज़ जो हमारे नौकरी पेशा वाले लोग हैं, अगर फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट खरीदने के बाद उनके पैसे के एवज में हम कुछ गलत चीज़ दें, अपने आप में हमको महसूस होता है कि बहुत हीन भाव लगता है। तो वैसा नहीं सोच के उनकी दुआएं लगे, उनके पैसे मिले या उनकी दुआएं लगे बहुत अच्छा चीज़ मिला, भविष्य मिला, हम तो ये बोल के देते हैं कि अगर आपको पसंद नहीं है तो इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस। तो ये एक सेवा भाव का पूर्ण रूप से भी हम बिजनेस किए। बिजनेस करने से ये फायदा हुआ कि हमको सेटिस्फैक्शन लेवल बना। सर, आप इतने चीज़ों को लेके चल रहे हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन आज बने हुए हैं, समाज में कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे कि और लोग कैसे जुड़ सकते हैं या कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट हो सकते हैं? जैसे गीता के 18 अध्याय में बहुत कुछ बोला गया है, 10वां अध्याय में भी बहुत कुछ समझाया गया है जो जीवन जीने की कला का बात। तो इसी तरह 18 अध्याय के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने सत्संकल्प पाठ लिखा है, जिसमें 10वां में लिखा है मनुष्य को पहचानने का क्या तरीका है बताइए? कोई तरीका है? कोई यंत्र है? नहीं है, है ना? लेकिन सोना और डायमंड को पहचानने का तरीका आप लोग मशीन है। इसी बात को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, मनुष्य की मूल्यांकन की कसौटी उसके सद्विचार और सत्कर्म को ही देना चाहिए। इसीलिए ये बोला गया है, इसीलिए सक्सेस होता है कि हर क्षेत्र में प्रयास करिए। हम ये नहीं कर रहे कि बहुत हर क्षेत्र में मतलब अच्छे विचार का, सद्बुद्धि और सत्कर्म, कर्म करना है तो सबसे अच्छे कर्म करने के लिए सद्विचार। अगर अच्छा सोचते हैं, जो बोलते हैं गुरुजी एक बात लिखे इसको कोट करें, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है और वैसा ही करता है। आप हमारे चैनल पे आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को उज्जवल भविष्य की प्रार्थना हमारे गायत्री परिवार की ओर से। धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसा कि आज हमारे देश के प्रभाकर राव जी, इन्होंने बताया कि कैसे मोटिवेट करके आज पैरा बैडमिंटन में चैंपियनशिप में ऐसे बच्चों को मेडल जितवाने का काम कर रहे हैं, जो बच्चे निराश हो चुके थे, शायद उनको नहीं लगता था कि जीवन में कुछ कर पाएंगे। आज वैसे वैसे बच्चे आगे बढ़ के न जाने कितने मुकाम हासिल किए हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, गजेटेड ऑफिसर बने हुए हैं और पैसे का कमी नहीं है। कैसे ऐसे बच्चे डेवलप हो पाते हैं, क्या कर पाते हैं, काफ़ी अच्छे तरीक़े से बताया है। ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाता रहूँगा जो आपकी लाइफ को बदलने के लिए बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों से मिलने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।